अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं चंद्रिका की मदद का मोहताज नहीं था, मैं खुदा की मदद का मोहताज था और उसका मोहताज रहना चाहता था। ट्रक उस वक्त ऊंचे नीचे मैदान में से गुजर रहा था। कहीं कहीं रेत के भूरे रंग के टीले नजर आ रहे थे। बादल उसी तरह छाए हुए थे। शाम आ रही थी, दिन की रोशनी कम होने लगी थी। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि यह ट्रक किस शहर की तरफ जा रहा है। मेरे लिए यही तसल्ली काफ़ी थी कि मैं अहमदाबाद शहर से निकल आया था और मज़ीद इस शहर से दूर होता जा रहा था। कुछ देर बाद देहाती आबादी शुरू हो गई। कोई शहर या कस्बा आ रहा था। मैं मोहतात होकर बैठ गया। अगर ट्रक यहाँ पर रुकता है तो मुझे ट्रक से उतरकर किसी जगह छुप जाना था। ट्रक के किनारे दो तीन बैलगाड़ियाँ खड़ी नजर आईं। ट्रक की रफ्तार हल्की होने लगी। ट्रक यहाँ रुकने वाला था। मैं होशियार हो गया। जैसे ही ट्रक सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर आया, मैंने ट्रक में से छलांग लगा दिया। मैं झाड़ियों में जा गिरा। मेरी कमांडो ट्रेनिंग ने मुझे सिखाया हुआ था कि तेज़ रफ्तार ट्रक या आहिस्ता होते ट्रक को रेलगाड़ी में किस तरह मुंह आगे की तरफ रखकर छलांग लगानी चाहिए और छलांग लगाने के साथ ही किस तरह दो चार कदम आगे की तरफ दौड़ना है। मैंने ऐसा ही किया। फिर भी मैं झाड़ियों में गिर गया। जल्दी से उठा और दरख्तों के पीछे होकर बैठ गया। ट्रक एक अड्डे पर जाकर रुक गया था। ये कोई कस्बा था। सड़क की दोनों जानब लकड़ी के खोखों की दुकानें थीं, जहाँ चाय सिगरेट वगैरह बिक रहे थे। मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या यहाँ से कोई दूसरी सवारी पकड़ूं या उसी ट्रक में सवार हो जाऊं? मैं सबसे पहले ये पता करना चाहता था कि ये सड़क आगे कौन से शहर को जाती है। ये सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। रास्ते में कोई रेलवे फाटक भी नहीं आया था। यहाँ भी दूर तक कोई रेलवे सिग्नल दिखाई नहीं देता था, जिससे ये अंदाज़ा होता कि कोई रेलवे स्टेशन करीब हो गया और मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चलकर किसी रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर कोई गाड़ी पकड़ लेता। ये ज़रूर था कि मैं खतरे में पकड़े जाने वाले शहर अहमदाबाद से काफ़ी दूर निकल आया था। अगरचे इस बात का गुमान ज़रूर था कि अहमदाबाद पुलिस ने आसपास के बड़े शहरों को मेरे फरार होने की वायरलेस पर इतला कर दी होगी और पुलिस स्टेशनों को मेरा हुलिया भी बता दिया होगा। इसकी वजह यह थी कि मैं कोई मामूली मुजरम नहीं था। मैं दवारका की फौज को तबाह बर्बाद करके फरार हुआ था। एक बात का ख्याल मुझे यह भी आता था कि पुलिस ने मेरे कमरे की ज़बरदस्त तलाशी ली होगी और ऐन मुमकिन है कि उन्हें गुसल खाने के बाहर रखी हुई वज़न करने वाली मशीन में से माइक्रोफोन और छोटा सा ट्रांसमीटर मिल गया हो। ये चीज़ें मुझे गैर मुल्की जासूस और तकरीबकार साबित करने के लिए काफ़ी थीं। मैं दरख्त की ओट में झाड़ियों के पास बैठा ये भी सोच रहा था और उस ट्रक को भी देख रहा था जिस पर बैठकर मैं आया था। ट्रक पर कुछ और सामान लादा जा रहा था। यह सामान तरपाल खोलकर बोरियों के ऊपर रखा जा रहा था। जब सामान लादा जा चुका तो उस पर दोबारा तरपाल डाल दी गई। शाम की हल्की हल्की स्याही फैलने लगी थी। दूर एक खोखे के बाहर बिजली का बल्ब रोशन हो गया था। मेरी निगाहें ट्रक पर जमी हुई थीं। मुझे उसी ट्रक पर सवार होकर आगे जाना था। मैंने ट्रक की खिड़की खोलकर ड्राइवर को अपनी सीट पर बैठते देखा। उसने दो तीन बार हॉर्न दिया। एक लड़का दौड़ता हुआ ट्रक की तरफ आया और दूसरी तरफ से खिड़की खोलकर ड्राइवर के साथ बैठ गया। ये कलिंजी हो सकता था। ट्रक चलने वाला था। मैं दरख्त की ओर से निकलकर सड़क की दूसरी तरफ आकर तेज तेज आगे को चलने लगा। मुझे आगे जाकर चलते ट्रक में सवार होना था। मैं ट्रक से आगे निकलकर एक दरख्त के पीछे खड़ा हो गया। ट्रक चल पड़ा था। अभी उसने पूरी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। जब वो मेरे करीब से गुजरा तो मैंने दो चार कदम दौड़कर उसके पीछे जो रस्सी लटक रही थी उसे पकड़ा और उछलकर ट्रक में सवार हो गया। कस्बे की आबादी वाले इलाके से दूर निकलने के बाद ट्रक ने एक खास निपतली रफ्तार पकड़ लिया। सामान ज़्यादा लदे होने की वजह से ट्रक की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। ट्रक एक बार फिर गैराबाद मैदानों और छोटे बड़े टीलों के दरमियान से गुजरने लगा। मुझे भूख भी महसूस हो रही थी और प्यास भी लग रही थी, लेकिन मेरी सख्त कमांडो ट्रेनिंग ने मुझे देर तक भूखा प्यासा रखना सिखा दिया था। कुछ देर बाद रात हो गई। आसपास के मैदानों में अंधेरा हो गया। मैंने दिल में यही फैसला किया कि अब अगर कोई बड़ा या छोटा कस्बा आया तो मैं ट्रक से उतर जाऊंगा और किसी नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की कोशिश करूंगा।
वहाँ जाकर मुझे कम अज़ कम ये तो मालूम हो गया कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। मेरी मंजिल दिल्ली थी और ये बात वाज़ेह नहीं थी कि ये ट्रक दिल्ली वाले रूट पर चल रहा है या राजस्थान की तरफ जा रहा है। मैदानों के मंजर से कोई चीज़ खुलकर साफ नहीं हो रही थी। ना रेत के टीले थे कि मैं समझता कि मैं राजस्थान के सूबे में दाखिल हो गया हूँ, और ना जंगल और गहरा सब्जा था कि मुझे ये ख्याल आता कि ट्रक रतलाम की तरफ रवाना है, जो बम्बई से दिल्ली जाने वाली मेन लाइन पर वाक़ था। कोई 2 घंटे तक ट्रक उसी रफ्तार से सड़क पर चलता गया। इसके बाद मुझे इर्द गिर्द कहीं कहीं रोशनियाँ नजर आने लगीं। ज़रूर किसी शहर की रोशनियाँ थीं। कोई शहर आ रहा था। मैं ट्रक के पीछे बैठा था। रोशनियाँ मेरे अकब से आकर गुजर रही थीं। मैंने दूर सुर्ख रंग की बत्ती देखी। ये रेलवे की बत्ती ही हो सकती थी। मुझे खुशी हुई। अब मुझे इल्म हो सकता था कि मैं कहाँ पर हूँ, आगे कौन सा शहर होगा। वैसे दरख्त वगैरह बता रहे थे कि ये राजस्थान का इलाका नहीं है। ज़्यादातर ताड़ के दरख्त ही रास्ते में नजर आए थे, और ताड़ के दरख्त राजस्थान में नहीं होते। ट्रक की रफ्तार एक बार फिर आहिस्ता होने लगी। इर्द गिर्द मकानों की रोशनियां नजर आ रही थीं। फिर ट्रक एक बाजार में दाखिल हो गया। दुकानें खुली थीं। उन दुकानों की वजह से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये कोई बड़ा शहर नहीं है। ट्रक एक अड्डे की तरफ घूमा। जैसे ही मैंने अड्डे में कुछ और ट्रकों को देखा, मैं ट्रक में से कूद कर बहरा गया। साधुओं के लिबास में था, और इस लिबास में होने का एक फ़ायदा ये भी था कि लोग इज़्ज़त से पेश आते थे। लोग साधुओं से इसलिए भी डरते थे कि अगर किसी ने साधु महाराज की तकरीम ना किया तो कहीं वो उन्हें शराब यानी बददुआ ना दे दे। मैं सीधा एक खोखे पर गया जहाँ बहुत बड़े तवे पर फुलके पकाए जा रहे थे। मैंने बिछे हुए बेंच पर बैठकर रोटी और दाल खाई, पानी पिया, दूसरे खोखे पर जाकर सिगरेट लिया। दोनों खोखों वालों ने मुझसे एक पैसा भी ना लिया। मैं एक तरफ बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। मुझे पहुंचा हुआ साधु समझकर एक बूढ़ा दुबला पतला आदमी मेरे पास आ गया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाराज मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। मैंने भी पहुंचे हुए साधुओं की तरह अदाकारी करते हुए उसे नज़दीक आने दिया। जब वो आदमी मेरे पास आकर बैठ गया तो मैंने हाथ उठाकर कहा, तेरा कल्याण हो बाबा, हमें किसी सेवा की ज़रूरत नहीं। हम जोगी सन्यासी लोग हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते। वो आदमी मेरी पिंडली दबाने लगा। मैंने उससे पूछा, बाबा हम इस इलाके में पहली बार आए हैं, ये बताओ कि शहर का नाम क्या है। उसने कहा, गुरुजी ये जबूहा शहर है। मैंने सिगरेट का कश लगाते हुए बड़ी बेनियाजी से पूछा, बाबा इसके आगे कौन सा शहर है। वो आदमी बोला, गुरु महाराज आगे श्रद्धापुर का शहर आता है, उसके आगे बहुत बड़ा शहर इंदौर है। मेरे कान खड़े हो गए। इसका मतलब था कि मैं दिल्ली लाइन पर ही था। मैंने दूसरी पिंडली उस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, बाबा लोग यहाँ कोई स्टेशन भी है जहाँ रेलगाड़ियाँ चलती हैं। उस आदमी ने बताया कि जब वहाँ का रेलवे स्टेशन वहाँ से करीब ही है। महाराज अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो मैं आपको अपने यक्के पर छोड़ाता हूँ। मैं शहर में यक्का चलाता हूँ, मुझे और क्या चाहिए था। मैंने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ जाकर अपना यक्का इधर ले आओ। उस आदमी ने हाथ बांध कर कहा, महाराज यक्का रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क पर वो सामने खड़ा है। अगर तकलीफ ना हो तो मेरे साथ आ जाइए। यहाँ लारी अड्डे पर यक्का लाने नहीं देते। मैं उठ खड़ा हुआ। चलो बाबा लोग हम वहीं चलते हैं। यक्का खेतों में से होता हुआ कच्चे रास्ते पर स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। खेतों पे अंधेरा छाया हुआ था। दूर से स्टेशन की रोशनी झिलमिलाती हुई नजर आ रही थी। अभी आधे रास्ते में था कि बादलों में बिजली चमकी, हल्की गरज सुनाई दी और बारिश होने लगी। यक्के पर छत पड़ी थी। मैं पिछली नशीस के दरमियान में होकर बैठा था, जिसकी वजह से बारिश से बचा हुआ था। ये जबुआ का स्टेशन था। पहले मैं इधर कभी नहीं गुजरा था। ये अहमदाबाद से इंदौर की ब्रांच लाइन थी। इंदौर से ऊपर भोपाल, झांसी से दिल्ली, आगरा की मेन लाइन शुरू होती थी। जबुआ का छोटा सा स्टेशन था, एक ही लंबा प्लेटफार्म था। मैंने एहतियातन दिल्ली का टिकट ले लिया और प्लेटफार्म पर आकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगा। प्लेटफार्म पर चांदी एक टाइप के मुसाफिर बैठे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं प्लेटफार्म पर गेट से फासले पर स्टेशन की छत के नीचे बैठा था। छत पर बारिश की बूंदें गिरने की आवाज़ आ रही थी। इंदौर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को 1 घंटे बाद आई। मुसाफिरों से भरी हुई थी। ये अहमदाबाद से आ रही थी।
मैं अंधेरे में बैठा था, बड़े गौर से एक डब्बे को देख रहा था। वहाँ कोई पुलिस का सिपाही नहीं था। ट्रेन रुकी तो कुछ मुसाफिर उतरे और कुछ सवार हो गए। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि ट्रेन के साथ पुलिस का कोई सिपाही नहीं है, तो मैं ट्रेन के पिछले डब्बों में से एक डब्बे में चढ़ गया। डब्बे में काफ़ी रश था। गैरवे लिबास में देखकर एक मुसाफिर जल्दी से उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, पधारिए महाराजा। मैंने भी इनकार न किया और उस आदमी की सीट पर खूब चौड़ा होकर बैठ गया। ट्रेन 3 मिनट रुकी रही, फिर चल पड़ी। एक मुसाफिर ने थैले में से मिठाई निकाल कर मुझे पेश किया। दूसरे ने सुराही में से कटोरे में पानी भरकर पेश किया। गर्ज ये कि मेरी खूब अवभगत शुरू हो गई। मैंने भी संस्कृत और हिंदी के 2 श्लोक पढ़कर उन्हें तरह तरह के उपदेश देने शुरू कर दिए। सारे डब्बे के मुसाफिर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। ट्रेन इंदौर की तरफ दौड़ती चली जा रही थी, मगर अभी इंदौर बहुत दूर था। मैं भी हिंदू के आम साधु जोगी लोगों की तरह अदाकारी कर रहा था। एक औरत की गोद में उसका बच्चा देखा तो उस औरत की तरफ घूरते हुए गर्जदार आवाज में कहा, तो सीती सावित्री है, तेरा बालक बड़ा होकर अफसर लगेगा। औरत का चेहरा खुशी से खिल गया और बार बार मुझे प्रणाम करने लगी। एक आदमी की आंखों को झुक कर देखा और कहा, तुम्हें जो परेशानी है बाबा लोग, इसके लिए सुबह उठकर भगवान महावीर के नाम की माला का 100 मरतबा जाप किया कर, तेरी सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। उस आदमी ने मेरे पांव पकड़ लिए और रोने लगा। दुनिया में ऐसा कौन आदमी होगा जिसे कोई परेशानी नहीं होगी। ये साधु लोग सारे फराड होते हैं और लोगों की इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर उन पर अपना असर जमा लेते हैं और उनसे खिदमतें करवाते हैं। इस ड्रामा से मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि डब्बे में हर किसी को मालूम हो जाए कि मैं महावीर का पक्का जैन भगत हूँ। जब सब लोग पर मेरा असर बैठ गया और मैंने भी अपनी तेज नज़रों से हर एक मुसाफिर का जायजा लेकर देख लिया कि इनमें कोई खुफिया पुलिस का आदमी नहीं है, तो मैं बड़े इत्मीनान से आंखें बंद करके सार खिड़की के साथ लगा दिया। मुझे आराम करता देखकर सब पीछे हट गया। ट्रेन दौड़ती जा रही थी। खिड़की का शीशा खुला था। बारिश तेज हो गई तो पानी की बौछार अंदर आने लगी। मैंने आंखें बंद किए हुए बुलंद आवाज में हुक्म दिया, ट्रेन खिड़की का शीशा चढ़ा दो। फौरन किसी मुसाफिर ने खिड़की का शीशा चढ़ा दिया। ट्रेन छोटे छोटे 3-4 स्टेशनों पर खड़ी होने के बाद शारदापुर के भी बड़े स्टेशन पर रुकी, तो मैंने बड़ी होशियारी के साथ आंखें इधर उधर घुमाकर प्लेटफार्म का जायजा लिया। मुझे सिर्फ एक ही दुबला पतला पुलिस का संतरी नजर आया। यहाँ से ट्रेन चली और आगे बड़ी देर तक चलती रही। रास्ते में दरिया का पुल भी आया। बारिश हल्की हो गई तो मैंने खिड़की का शीशा उतरवा दिया था। ठंडी और बारिश में भीगी हुई हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। शारदापुर के स्टेशन से हमारे डब्बे में एक टीटी चढ़ाया था। उसने सबके टिकट चेक किया। मुझसे उसने टिकट का ना पूछा। इंडिया में साधुओं फकीरों और नाबीनों को रेल में बगैर टिकट सफ़र करने की इजाज़त है। मैंने उसे बुलाकर कहा, तुमने हमारा टिकट चेक नहीं किया बाबू। हम साधु लोग ज़रूर हैं, परंतु भारतवर्ष को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये लो हमारा टिकट भी चेक करो। टीटी ने बड़े अदब से मेरा टिकट चेक किया और दूसरी तरफ चला गया। मुसाफिरों पर मेरा मज़ीद रौब बैठ गया। मुझे अब इंदौर का इंतज़ार था। इन देहाती मुसाफिरों पर मुझे मज़ीद रौब जमाने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ मुसाफिरों ने द्वारका की फोर्ट में गोला बारूद को आग लगाने की बातें शुरू कर दी। वो लोग बड़े डरे हुए थे कि कश्मीर के कमांडो इंडिया के दूर दराज शहरों तक पहुंच गए हैं। मैं आंखें बंद किए खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। रात के किसी लम्हे मुझे नींद आ गया। ट्रेन सारी रात चलती रही। दूसरे दिन इंदौर का स्टेशन आ गया। इंदौर एक बड़ा शहर और जंक्शन था। यहाँ मुझे होशियार रहने की ज़रूरत थी। स्टेशन पर चंद एक पुलिस वाले इधर उधर फिरते देखे। ये रेलवे पुलिस थी। फिर भी मैं मोहतात हो गया। यहाँ से मुझे एक दूसरी ट्रेन में सवार होना था जो दिल्ली जा रही थी। यह ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफार्म पर खड़ी थी। मैं पुल पर से होकर प्लेटफार्म पर आया। ट्रेन तैयार खड़ी थी। उसे अहमदाबाद से आने वाली पैसेंजर ट्रेन का इंतज़ार था। मैं ट्रेन में सवार होने की बजाय एक तरफ खड़ा हो गया और माहौल का जायजा लेने लगा। जब ट्रेन के इंजन ने सीटी दी तो मैं मुतमिन हो गया कि खतरे की कोई बात नहीं है और दौड़कर एक डब्बे में चढ़ गया। यहाँ से मुंबई बड़ौदा मेन लाइन का सफ़र शुरू हो जाना था। यह ट्रेन भी एक्सप्रेस थी। खुदा जाने इसका क्या नाम था। आज़ादी मिलने के बाद इंडिया ने भी सब पुरानी रेलगाड़ियों के नाम बदल दिए थे। इंदौर से आगे बड़ा स्टेशन भोपाल ही था।
اس کے بعد جھانسی، گوالیار، آگرہ اور اس کے بعد دلی تھا۔ یہ ریلوے ٹریک میرا دیکھا بھلا تھا۔ ٹرین نے اندور اسٹیشن سے نکلتے ہی سپیڈ پکڑ لیا۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد ٹرین بھوپال کے گردونوا میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ بہت اہم ریلوے جنکشن تھا۔ یہاں مجھے خطرہ تھا کہ پولیس نے کہیں اسٹیشن کی ناکہ بندی نہ کر رکھی ہو۔ پہلے مجھے خیال آیا کہ ایک اسٹیشن پیچھے اتر جاؤں، لیکن جب ٹرین اسی اسٹیشن پر نہ ٹھہری تو میں ڈبے میں بیٹھا رہا۔ ٹرین بھوپال کے کشادہ ریلوے یارڈ میں سے گزر رہی تھی۔ ٹرین کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ بھوپال کے اسٹیشن کی یادگار عمارت قریب آ رہی تھی۔ ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہوئی تو میں نے کھڑکی میں سے سر نکال کر دیکھا۔ پلیٹ فارم پر اتنے مسافر نہیں تھے جتنی پولیس تھی۔ یہ پولیس کی 2 لین گاڑیاں تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ میری تلاش میں وہاں آئی تھیں۔ ٹرین کا انجن اور اگلے 2-3 ڈبے ابھی پلیٹ فارم میں داخل ہوئے تھے۔ میں ڈبے کے دوسرے کوئی دروازے میں سے خاموشی سے نیچے دوسری ریلوے لین پر اتر گیا۔ پھر ریلوے لینوں کو پھلنگتا ریلوے یارڈ کی اس جانب نکل آیا جہاں 2-4 خالی ڈبے کھڑے تھے۔ میں ایک سنہالی ڈبے میں چڑھ کر اس کے دوسرے دروازے میں سے دوسری طرف نیچے اتر گیا۔ میں ریل کی پٹریوں کے جال سے نکلا تھا اور تیز تیز ایک طرف چل رہا تھا۔ بھوپال اسٹیشن پر میں اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ بس ٹرین میں بیٹھا آگے نکل گیا تھا۔ کھڑا یہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے رک کر دیکھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ جس پلیٹ فارم پر میری ٹرین کھڑی ہوئی تھی وہ مجھ سے کافی فاصلے پر رہ گیا تھا۔ میں اسٹیشن کے مال گوداموں کی طرف آ گیا تھا۔ بادل پیچھے سے آسمان پر چلے آ رہے تھے۔ یہاں بارش رک چکی تھی۔ میری بائیں جانب کسی گودام کا احاطہ تھا جس کا گیٹ کھلا تھا۔ گیٹ کی دوسری جانب مجھے تانگے اور ٹیکسیاں وغیرہ کھڑی نظر آ رہی تھیں۔ میں گودام میں احاطے میں سے گزر کر سڑک پر آیا۔ میں نے بھوپال کے کسی سیتلا مندر کا نام سن رکھا تھا کہ وہاں ایک بڑا تالاب ہے جس میں سونے کی ناتھ والی مچھلیاں تیرتی ہیں۔ اس کے سوا یہ شہر میرے لیے اجنبی تھا۔ اتنا مجھے ضرور معلوم تھا کہ اس شہر میں مسلمان یہاں اکثریت میں آباد ہیں۔ میں نے ایک ٹیکسی والے کو سیتلا مندر چلنے کا کہا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور اپنے دوسرے ٹیکسی ڈرائیور سے باتیں کر رہا تھا۔ میں وہاں سے فرار ہو جانا چاہتا تھا کیونکہ پولیس کی اتنی بھاری نفری مجھے گرفتار کر سکتی تھی۔ پولیس پلیٹ فارم پر موجود تھی تو پولیس اسٹیشن کے باہر بھی موجود ہو گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور اسٹیشن کے مین دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو بڑے روب سے کہا، مورخ دیر کیوں کرتا ہے؟ ہماری پوجا پاٹ کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں جلدی مندر پہنچنا ہے۔ ڈرائیور یقیناً کوئی مسلمان تھا۔ اس پر میری بات کو کوئی زیادہ اثر نہ ہوا، بس خاموشی سے اپنی سیٹ پر بیٹھا اور انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ بھوپال شہر میں یہ سیتلا مندر کہاں پر ہے۔ ٹیکسی شہر کے ایک پرانے دروازے والی سڑک پر سے ہوتی ہوئی شہر کے گنجان علاقے سے گزرنے لگی۔ یہاں سے گزرنے کے بعد ایک اور دروازہ آیا۔ ٹیکسی اس دروازے سے دوبارہ شہر سے باہر آ گیا۔ پھر کئی ایک آباد علاقوں سے گزرنے کے بعد ایک غیر آباد سڑک پر سے ہوتی ہوئی سیتلا مندر پہنچ گیا۔ سیتلا مندر ایک ٹیلے کے دامن میں پرانا سا مندر تھا۔ مندر کے مخروطی مینار کے اوپر زعفرانی رنگ کے 2-3 جھنڈے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ شردھالو لوگ مندر کے پرانے دروازے میں سے گزر کر اندر جا رہے تھے۔ میں بھی کچھ سادھو لوگوں کے پیچھے پیچھے مندر میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک احاطہ تھا۔ سامنے مندر کا بڑا دروازہ تھا جس کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا پڑتا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ کوٹھریاں بنی ہوئی تھیں۔ بالکل ویسا ہی ماحول تھا جیسا میں اس سے پہلے مندروں کا ماحول دیکھ چکا تھا۔ میری اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ تھی کہ کسی طرح میں اپنا سادھو والا لباس تبدیل کروں، کیونکہ میری احمد آباد سے فرار ہوتے وقت یہی شناخت تھی اور پولیس اسی لباس میں مجھے پکڑ سکتی تھی، مگر مندر میں لباس تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک طرف درخت کے نیچے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ میں نے درخت کی طرف منہ کر کے جیب سے بٹوا نکال کر پیسے گنے۔ میرے پاس 100 کے قریب روپے موجود تھے۔ ان پیسوں میں سے سلے سلے نئے کپڑے خرید سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ذرا اندھیرا ہو جائے تو میں شہر میں جا کر نئے کپڑے خرید کر پہنوں۔ اس مندر میں سوائے وقت گزرنے کے میرا اور کوئی کام نہیں تھا، اگرچہ وہاں یہ خطرہ ضرور تھا کہ کہیں پولیس میری تلاش میں مندروں میں چھاپے مارتی وہاں بھی نہ پہنچ جائے، لیکن یہ کوئی اتنی ایمرجنسی والی بات نہیں تھی۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اٹھ کر مندر کے عقب میں آ گیا۔ یہاں وہ تالاب تھا جس میں نتنوں والی مچھلیاں تیر رہی تھیں جو تو ہم پرست ہندو لوگ منتے مانتے تھے۔
وہ بازار سے کوئی سنہری یا زرد رنگ کی مچھلی خرید کر اس کے نتنوں میں سونے کی بلی ڈال کر اسے تالاب میں چھوڑ دیتے تھے۔ تالاب کے کنارے عورتیں اور مرد کھڑے مچھلیوں کو دانہ ڈال رہے تھے۔